हेलो स्टमीज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप सीखेंगे कि पावर जो है ना किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम दो ऐसे एग्जाम्पल से बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। बेल्जियम की बात करें बच्चों, ये यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। इसका जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट हरियाणा के बराबर है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। ऑल ओवर अगर कंट्री की बात करें ना तो 59% तो डच स्पीकिंग है और बाकी रिमेनिंग के आपके फ्रेंच स्पीकिंग है। अब यहाँ पे ब्रसेल्स में ज्यादा किस में रहते हैं बच्चे? ब्रसेल्स में ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। इनका ज्यादा दबदबा है, इनकी ज्यादा बातें सुनी जाती है, जबकि पूरी कंट्री में देखा जाए तो ये माइनॉरिटी में है। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, ये रिलेटिवली ज्यादा रिच और पावरफुल थे। ये पावर में ज्यादा थे। फ्रेंच स्पीकिंग लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। इनके पास एजुकेशन से लेके हर चीज बहुत लेट पहुंचती थी। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जिससे बेल्जियम की कंट्री टूटी नहीं, एज ए कंट्री टूटी नहीं, कई वरना कई पार्ट्स में वो टूट सकती थी। क्या डिसीजन लिया उन्होंने वो हम पढ़ते हैं एकोमोडेशन वाले टॉपिक में। हेलो स्टमीज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप सीखेंगे कि पावर जो है ना किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार कंट्रीज में देखा जाता है लोग पावर को शेयर नहीं करते, और पावर को अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इस कंट्री में इस चैप्टर में हम दो ऐसे एग्जाम्पल से बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे सामने आपकी एनसीईआरटी ओपन है, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान देना। कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका का देखिए पहले एग्जांपल है। बेल्जियम और श्रीलंका देखिए दोनों ही बहुत छोटी कंट्री है। बेल्जियम की बात करें बच्चों, ये यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। इसका जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट हरियाणा के बराबर है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। अब बेल्जियम स्मॉल कंट्री है यूरोप की। बॉर्डर इसकी किस किस से लगते हैं? फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। पॉपुलेशन देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलमोस्ट हरियाणा के बराबर है। अब एरिया जो है इंडियन स्टेट हरियाणा के बराबर है। पॉपुलेशन 1 करोड़ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस मैप पे ध्यान देना बच्चों। इस मैप पे आप ध्यान दोगे, बेल्जियम में एक तरफ रहते थे जर्मन लोग, ठीक है, एक तरफ है फ्रेंच। जो जर्मन है ना बच्चों, फ्लैमिश रीजन में 59% डच लैंग्वेज बोली जाती थी। ये आपका फ्लैमिश रीजन है। देखिए यहाँ पे बता रखा है, मैं आप मैप ऊपर कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लैमिश रीजन को किससे दिखाया गया है? येलो पार्ट से दिखाया गया। फ्रेंच स्पीकिंग को रेड पार्ट से दिखाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। ब्रुसेल्स जो उनकी छोटी सी राजधानी है, इस पे आप ध्यान देंगे, ये आपका ऑरेंज कैपिटल से दिखाया गया। और जर्मन स्पीकिंग जो 1% है, इसको डार्क कलर से लाइनों से दिखाया गया है। 1% लोग तो देखो जर्मन बोलते थे, वो यहां पे रहते थे, ठीक है, ये 1% है। इसके अलावा अगर बात करें, जो यहाँ पे फ्लैमिश लोग रहते थे, ये 59% डच लैंग्वेज बोला करते थे। और ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, वेलोनिया, इस रीजन में 40% फ्रेंच पीपल रहते थे। बट प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई? बेल्जियम में। देखो प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस छोटे से पार्ट की वजह से। जो छोटा पार्ट देख रहे हो ना आप, ये बच्चों बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में क्या प्रॉब्लम हुई, ध्यान देना। ब्रसेल्स कैपिटल है जर्मनी, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं इसमें ब्रसेल्स में, और 20% डच स्पीकिंग रखते हैं। जबकि पूरे ऑल ओवर अगर कंट्री की बात करें ना तो 59% तो डच स्पीकिंग है और बाकी रिमेनिंग के आपके फ्रेंच स्पीकिंग है। अब यहाँ पे ब्रसेल्स में ज्यादा किस में रहते हैं बच्चे? ब्रसेल्स में ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। इनका ज्यादा दबदबा है, इनकी ज्यादा बातें सुनी जाती है, जबकि पूरी कंट्री में देखा जाए तो ये माइनॉरिटी में है। बच्चों फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ने लग गई। टेंशन किस चीज को बढ़ने लग गई? 2 रीजंस थे, ध्यान देंगे आप एनसीईआरटी पे। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, ये रिलेटिवली ज्यादा रिच और पावरफुल थे। ये पावर में ज्यादा थे। फ्रेंच स्पीकिंग लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। इनके पास एजुकेशन से लेके हर चीज बहुत लेट पहुंचती थी। इवन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, अब देखो डच स्पीकिंग कम्युनिटी बेचारे ज्यादा थे, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनके तक बहुत लेट तक पहुंचता था।
इसके अलावा टेंशन का एक और रीजन क्या था कि कैपिटल में भी सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग की चलती थी, क्योंकि 80% उन्हीं की आबादी थी, और डच स्पीकिंग की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। तो ये टेंशन दोनों के बीच में बढ़ती चली गई, और इस टेंशन को देखते हुए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जिससे बेल्जियम की कंट्री टूटी नहीं, एज ए कंट्री टूटी नहीं, कई वरना कई पार्ट्स में वो टूट सकती थी। क्या डिसीजन लिया उन्होंने, वो हम पढ़ते हैं एकोमोडेशन वाले टॉपिक में। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने देखा कि भी टेंशन तो बढ़ रही है। 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया गया। रीजन क्या था, ताकि बेल्जियम को एज अ कंट्री सेम रखा जा सके, उसको बार बार इधर से उधर चीजों को कंट्री टूटे ना, दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ाई ना करे। तो चेंजेस जो थे उसकी बात करते। देखो जो नंबर ऑफ डच थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे उनको बराबर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद स्पेशल लॉज रिक्वायर, जब भी आपको स्पेशल लॉज बनाने थे तो दोनों ही मेंबर्स की सहमति जरूरी थी। कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकती थी कि हाँ कोई भी लॉ पास कर दो। लाइक फ्रेंच स्पीकिंग भी सिंगल डिसीजन नहीं ले सकती थी और डच स्पीकिंग भी, दोनों को इक्वल सपोर्ट चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट जो थी अब वो सॉवरेन गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब उसके पास भी कुछ पावर्स थी, ऐसा नहीं था सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की चली गई, स्टेट गवर्नमेंट भी जिस लाइक एक रीजन में अगर डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग वाली स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी डिसीजन खुद से ले सकती थी बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों मेंबर्स इक्वल थे। इसके अलावा क्या क्या किया गया, देखो स्टेट सेंट्रल और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो डच स्पीकिंग की एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई और फ्रेंच स्पीकिंग की अलग बनाई गई। दोनों उस जगह पे अपने अपने डिसीजंस को लेके या अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते थे, जहां पे उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाता था। ब्रसल्स को ना राजधानी बाद में यूरोपियन यूनियन ने चुना था, क्योंकि देखो इन्होंने इतनी बड़ी सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंड होल्ड कर लिया और एज अ कंट्री ये टूटे नहीं। अब देखो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है किसी भी कंट्री का कि अगर आप समझदारी दिखाओ, सभी चीजों को मानो और पावर शेयर कर दो दो कम्युनिटीज के बीच में, जैसे बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने क्या किया, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग तीनों का ही ख्याल रखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, तीनों को इक्वल पावर दिया। और इस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट में ये हुआ कि प्रॉब्लम्स को लेके ना लोग जैसे सड़कों पे आ जाते तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास चले जाओ कि उनकी ये प्रॉब्लम है, वो जाके पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेंगे, उस पर लॉ बन जाएगा। तो इस तरह से बेल्जियम एक सिंगल कंट्री के रूप में आज भी बना हुआ है और इतने बेहतरीन तरीके से उसने अपने चूंकि कंट्री को हैंडल किया, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल सिटी होगा या हेडक्वार्टर होगा वो कौन होगा, ब्रसेल्स होगा। अब बात करते हैं बच्चों श्रीलंका की कि श्रीलंका में क्या हुआ। देखो श्रीलंका जो है हमारे साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, बहुत ही छोटा कंट्री है। यहां पे भी बेल्जियम वाली ही प्रॉब्लम थी, बट इन्होंने कैसे हैंडल किया, इसकी जो आबादी है श्रीलंका की भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, ठीक है। और श्रीलंका के कैपिटल क्या है बच्चों, कोलंबो। श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट और सिंगला स्पीकर और तमिल स्पीकर। सिंगला स्पीकर जो थे 74% है, तमिल स्पीकर 18% है। सिंगला स्पीकर में 74% में ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं और 18% में ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम मिक्सअप आबादी है। अब तमिल स्पीकर में भी 2 तरह के ग्रुप में बटे हुए हैं श्रीलंका में। कौन कौन से ग्रुप में बटे हुए हैं, ध्यान देना आप नीचे देखो। तमिल में भी ना एक तमिल नेटिव है जो श्रीलंका के ही हैं और एक इंडियन तमिल है। अब तमिल नेटिव जो ऑलरेडी श्रीलंका के रेजिडेंट थे वो तमिल नेटिव कहलाते हैं, और जो रेजिडेंट इंडिया से गए थे एज अ टी वर्कर अंग्रेजों के समय काम करने श्रीलंका में और वहीं जाके बस गए, वो जो इंडियन तमिल्स थे वो इंडियन नेटिव के तमिल्स थे। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी। और 7% जो श्रीलंका की आबादी थी बच्चों क्रिश्चियंस थी। अब मेजोरिटिज्म की वजह से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, देखो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फैसला लिया 1956 में एक एक्ट पास किया और सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया।
जितनी भी पॉलिसीज थी ना वो सिंगला एप्लीकेंट के फेवर में बनाई, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे एडमिशंस हो, हर जगह सिर्फ सिंगला का ही दबदबा चलने लग गया। इवन जो तमिल थे ना वो अपनी लैंग्वेज में पेपर नहीं दे सकते, तो इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे, बहुत सारी चैलेंजेस उनके सामने खड़े हो गए। यानी सिंगला के लिए तो सिचुएशन ओके थी, बट तमिलों के लिए सिचुएशन ये ओके नहीं थी। इवन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें फोस्टर किया गया बुद्धिज्म को। मैंने आपको बताया था 74% सिंगला थे, ये बुद्धिज्म को मानते थे, तो बुद्धिज्म को ज्यादा फोकस किया गया। सिंगला की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन हर तरीके से ग्रो करने के लिए श्रीलंका में उनके फेवर में लॉ बनाए गए। बट तमिल्स वो फेल्ट, उन्होंने फील क्या किया कि गवर्नमेंट जो जितनी भी गवर्नमेंट पार्टी मेजर पार्टी है वो हमारे लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर का आदर नहीं कर रही, रिस्पेक्ट नहीं करी। उन्होंने फील किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी होता है ना, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हमें अलग कंट्री की डिमांड करनी चाहिए या तो गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि हमारी तरफ ध्यान दो। तो आगे होता क्या है जरा ध्यान देंगे। देखो जो तमिल स्पीकर होते हैं ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं बच्चों, तमिल स्पीकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं और वो ना बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं पहले कि तमिल लैंग्वेज को इंक्लूड करो या डिक्लेयर करो ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक सेपरेट गवर्नमेंट हमें हमारी भी होनी चाहिए हमारी रीजन की जहाँ पे तमिल स्पीकर रहते हैं। और तमिल पीपल ये भी चाहते थे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जैसे सिंगलास को मिलता था, या फिर अगर तुम ये सारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो एक सेपरेट कंट्री दे दो फिर तमिल स्पीकर को नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। बट गवर्नमेंट जो थी ना श्रीलंका की, उन्होंने इन सब चीजों को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया कम्युनिटीज में, सिंगला और तमिल स्पीकर में। इसकी वजह से वहां पे लड़ाइयां ज्यादा होने लगी। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ लोग ना मारे जाते हैं, बहुत सारी फैमिली को ना कंट्री छोड़नी पड़ती है, रिफ्यूजीज बन के वो इधर से उधर भटकते हैं, अपना लिवलीहुड छोड़ना पड़ता है, सिविल वॉर में श्रीलंका फंस जाता है, और ये कहीं ना कहीं सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक लाइफ में श्रीलंका को बहुत ही बैकवर्ड की तरफ भेज देते हैं। तो देखिए दो कंट्री का एग्जांपल हमने दिया, एक तरफ बेल्जियम था जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल किया, वो एज अ कंट्री सिंगल कंट्री सामने आई, और एक तरफ श्रीलंका है जो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई और वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरह से वो पीछे होते चले गए। तो आइए अब जानते पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है पावर शेयरिंग की। अब देखो हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। भाई पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। देखो पावर शेयर करना इसलिए जरूरी है, पावर शेयर जो है ना गुड है, ये हेल्प करता है जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको रिड्यूस करता है और सोशल ग्रुप्स के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। मॉरल रीजन क्या है, देखो पावर शेयरिंग ना किसी भी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अगर हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, हर जो भी एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं उनको सेम तरह का ट्रीटमेंट मिले तो कभी भी कंट्री दो हिस्सों में नहीं टूटती। तो इसलिए भी पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पावर शेयरिंग कितनी तरह की होती है उसकी बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं बच्चों। देखो पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है, जहां पे ये तीनों ही बॉडी आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती रहती है।
और इस तरह की पावर शेयरिंग में क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी पूरा कंट्रोल स्टेट पे नहीं कर पाती। ये जो ऑर्गन्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपस में डिवाइडेड होती है और इंश्योर करती है कि किसी एक बॉडी के पास अनलिमिटेड पावर ना जाए, और एक दूसरे पे नजर बनाए रखती है, चेक एंड बैलेंस एक दूसरे को करती रहती है। दूसरी तरह की पावर शेयरिंग होती है बच्चों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कई कई कंट्री में लोकल गवर्नमेंट होती है और तीनों ही एक दूसरे को पावर देती है। इस तरह की पावर शेयरिंग को हम फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि तीनों मिलके अपने कंट्री को चलाते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का देखती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट का देखते हैं, लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल मैटर्स को देखती है। इस तरह की पावर शेयरिंग को बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो पावर शेयरिंग ना डिफरेंट ग्रुप में भी हो सकता है, सोशल ग्रुप में भी हो सकते हैं। जैसे पावर शेयरिंग में बी आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि हमने किस में देखा, एग्जांपल के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनी, हमारे इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई वुमेन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, आपने देखा होगा ना SC ST OBC के लिए, ताकि उनको भी एक समान अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन में और वो अपनी बातों को रख पाएं, अपने मुद्दों को रख पाएं, कंट्री ना टूटे। अगर उनको सीटें नहीं मिलती तो हो सकता है हमारी कंट्री भी कई टुकड़ों में टूट सकती थी। इसी तरह से मुस्लिम्स को भी कई जगह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मिली, वुमेन्स को मिली। तो ये जो पावर शेयरिंग है ये सोशल ग्रुप और सोशल रिलीजियस ग्रुप के रूप में बांटी गई है। और एक और पावर शेयरिंग होती है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में ये होता है कि बच्चों ये जो पावर है ना ग्रुप वाइज डिवाइड होती है, एक ग्रुप में काम करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाती है और अपने फेवर की पॉलिसीज बनवाती है। तो ये लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। और इस चैप्टर को आप स्टोरी बेस में बस समझने की कोशिश करना। आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक आपको किसी की PPT से कॉपी करना है या फिर आंसर आपको लर्न करना है। अगर आप स्टोरी समझ सकते हो, इस कहानी का अगर आप सार समझ पा रहे हो ना, तो अपने वर्ड्स में लिखो। आप रिटेन कर नहीं पाओगे एग्जाम के लास्ट तक। अगर आपने स्टोरी समझ लिया तो स्टोरी को रिटेन किया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझो कि आपको समझना क्या है। मेन चीज़ है वन शॉट में कई बार आप क्या करते हो, सिर्फ आप चीजों को देखते रहते हो, वन वर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर PPT फॉर्म में चला देते हैं, रिटेन नहीं कर पाओगे, उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन स्टोरी फॉर्म में एक बार आपके दिमाग में चीजें आ गई तो डेफिनेटली आप उस चीज को रिटेन भी कर पाओगे और बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर पाओगे। तो प्लीज ध्यान रखना, स्टोरी को समझने की कोशिश करना, उसके सार को भी समझने की कोशिश करना। चलिए एंड करते हैं।